नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो भी टाइम, जब भी आप ये वीडियो देखो, तो ये पूरा सेंटेनेंस साला परिवार की तरफ से आप लोगों के लिए ग्रीटिंग्स। तो बच्चों, आज हम लोग ये बात करने के लिए आपके सामने हैं, बेसिकली मैं ये बात करने के सामने हूँ। माय नेम इज़ रोचक गोस्वामी। मैं एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करने आप लोगों के सामने हूँ, जो कि सेंटेनन स्कूल आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए, आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए। तो सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमिक्स है क्या और क्यों हमको पढ़नी पड़ेगी इकोनॉमिक्स। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त है, तो 74th इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सब ने आज देखा होगा, और काफ़ी समय से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ड्यू टू नोवल कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि बार बार एक वर्ड हम सब लोगों की जहन में आ रहा है। क्या वर्ड है? इकोनॉमिक स्टिमुलस, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक ग्रोथ। एक न्यू वर्ड और ट्रेंड में आया है सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लाल किला से भाषण था, अभिभाषण था, उसमें मेन उनका पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या था? बार बार सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। तो जितना ही आत्मनिर्भर भारत एक सुनने में आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। आत्मनिर्भर भारत की नहीं, एक या दो लोगों के सपनों का सपना नहीं है, या एक या दो लोगों की मेहनत का नतीजा नहीं हो पाएगा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सभी, स्पेशली युवाओं को, यूथ ब्रिगेड को अपना 100% देना होगा। हमारे सतत प्रयासों से ही ये सपना साकार हो पाएगा, सेल्फ रिलायंट इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का। तो बच्चों, आत्मनिर्भर भारत को हम मोटा मोटी समझते हैं क्या? देखो, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि इंडिया को, हिंदुस्तान को, भारत को अपने किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए किसी दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े। हम खुद इतने कैपेबल हों कि हम उन गुड्स को, उन सर्विसेज को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकें। मतलब अगर हम और भी शॉर्ट में बात करें तो हम एक्सपोर्ट को एनहांस करेंगे, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, और इंपोर्ट को हम मिनिमाइज करेंगे, इंपोर्ट को हम कम करेंगे। मतलब इंपोर्ट को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, इंपोर्ट को कम करना है। तो ये कैसे हो पाएगा? ये कैसे हो पाएगा? तो ये ऐसे हो पाएगा कि अगर हम लोग जो जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जिनके लिए इंडिया दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है, उन गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यानी कंपनियाँ यहाँ पे अपना प्रोडक्शन करेंगी। यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट यहाँ का बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ का बढ़ेगा तो इंडिया के लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। इंडिया के लोगों की इनकम इंक्रीज होगी तो आजकल जो ब्रेन ड्रेन चल रहा है कि पढ़ाई इंडिया में करते हैं लोग, बाहर जाकर जॉब करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग ब्रेन गेन करेंगे, बाहर के लोग इंडिया में आकर के जॉब करना चाहेंगे। तो ये एक देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे देश का सपना है। तो दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमको सेल्फ रिलायंट बनना है। ये तो जस्ट एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का जो हम लोग बता रहा हूँ। सेल्फ रिलायंट बनना है कि कैसे हम लोग प्रोडक्शन करें। अब देखो, प्रोडक्शन के लिए क्या होगा? बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा तो बिजनेस क्यों स्टार्ट करेंगे? आज मेरे को कोई कह दे कि रोचक सर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं मेरा बिजनेस क्यों स्टार्ट करूँगा और किस चीज़ का स्टार्ट करूँगा, मेरे को ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? इकोनॉमिक्स की वजह से। सेकंड थिंग, मेरे को मेरे बिजनेस के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होगी। वो फिनांस मेरे को बैंकों से अलॉट होगा, तो बैंकों से अलॉट होगा या फिर जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं उनसे अलॉट होगा। तो वो मुझे क्यों देंगे? क्योंकि मैं अपना एक बिजनेस का प्लान प्रिपेयर करूँगा, उनको जो पसंद आएगा तो मुझे देंगे। और बिजनेस का प्लान कैसे प्रिपेयर करूँगा? इकोनॉमिक्स से। अगली बात करते हैं हम लोग, बिजनेस का प्लान प्रिपेयर कर लिया। सेकंड थिंग, लोन बैंक से लेने गया तो मेरे को बैंक रेट औरों का पता होना चाहिए, और मैं अपनी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलूँगा कि इतने टाइम तक मैं इतना अर्न कर लूँगा और इतने टाइम तक मेरा इतना इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट रेट और सारी बैंक रेट्स, इंटरेस्ट रेट, इन सब का पता कैसे चलेगा कि मेरे को कितना अमाउंट अपने आगे के लिए रखना है? ये सारा कैसे चले? जब हमको इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी। और मतलब हर जगह पे आप आज मार्केट में निकलते हैं, कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो सामान की एक प्राइस होती है। सामान की प्राइस कैसे बनती है? कैसे शॉपकीपर उस सामान की प्राइस को डिसाइड करता है? किससे पता चलता है? इकोनॉमिक्स से।
कैसे किसी वस्तु की मांग बढ़ती है, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, किसी गुड्स की डिमांड बढ़ती है, कैसे पता चलता है? इकोनॉमिक्स से। कैसे किसी वस्तु को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस, ये कैसे पता चलेगा? इकोनॉमिक्स से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान का बिहेवियर कि जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमको कैसे पता चलेंगी? इकोनॉमिक्स से। और चलो एक और बात करते हैं बहुत अच्छी सी। अभी के समय पे क्या हुआ था? लॉकडाउन था, तो लोगों की जॉब चली गई थी, कोरोना वायरस आया था, तो लोगों की जॉब चली गई थी। तो लोगों ने क्या किया? उनके फाइनेंशियल क्राइसिस उनको फेस करने पड़े, उनके पास पैसों की कमी हो गई, और हमारे इंडिया में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए। हमारी फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमैया जी ने कुछ इकोनॉमिक्स स्टिमुलस हम सब के लिए लाए थे, 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक स्टिमुलस निर्मला सीतारमैया जी ने जो बताया, जिसके बारे में बताया, तो लोगों ने कहा कि यार टोटल इतनी मनी कैसे आ सकती है, हमारे पास कितने रुपए आएंगे, कैसे आएंगे? क्यों कहा लोगों ने ऐसा? क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं थी। ये सिर्फ एक आप लोगों को सपोर्ट था इकोनॉमिक स्टिमुलस कि कैसे जिनको रियल में ज़रूरतमंद है उन तक कैसे पहुंच पाएगा। अगर हम सबको नॉलेज होती तो हम सब इस इकोनॉमिक स्टिमुलस का बेनिफिट ले सकते थे, बट नॉलेज नहीं थी। गवर्नमेंट कितना ही ट्राई कर लो ना यार, हम लोगों को पता नहीं चलेगा तो हम लोग नहीं ले सकते। चलो और भी बहुत सारे। 1991 में मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी उस समय पे प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी उस समय पे हमारे फिनांस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। जब पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक स्लो डाउन से गुजर रहा था, उनकी सबकी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे के पायदान पे जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा था, बहुत धीमे चल रही थी, तब इंडिया स्लो डाउन फेस नहीं कर रहा था। इंडिया में इकोनॉमिक का स्लो डाउन नहीं आया था बट उस लेवल में नहीं आया था। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक मॉडल लेके आए थे, LPG मॉडल। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, मैं जस्ट एक आप लोगों को एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। LPG मॉडल, LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ लेके आए थे। तो हमारा पूरा देश उस इकोनॉमिक स्लो डाउन से बच गया था, जब पूरा दुनिया स्लो डाउन। 1930s में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। स्लो डाउन और डिप्रेशन में डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों को आगे क्लियर करूंगा जब, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पहले से समझा। ग्रेट डिप्रेशन आया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपनीज ने प्रोडक्शन एक्सेस अमाउंट में कर लिया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया था, जितनी डिमांड ही नहीं थी मार्केट में। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर लोगे तो लोग परचेज ही नहीं करेंगे, लोगों की विलिंग ही नहीं होगी परचेज करने की, लोगों की इच्छा ही नहीं होगी परचेज करने की। आपके पास आज एक मोबाइल है, सेम टू सेम मैं मोबाइल आपको ला करके बेचना चाहूँगा, तो आप क्यों परचेज करोगे? आप लोग क्यों परचेज करोगे उस मोबाइल को? तो मतलब प्रोडक्शन भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, मतलब हर चीज़ एक तरीके से चलती है, एक वे में चलती है, जिसको समझने के लिए हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। अब चलो सब छोड़ दो, आप लोग कहोगे कि सर इतनी बड़ी बड़ी बातें हमको नहीं करनी, इतनी बड़ी बड़ी बातों में हम लोगों को समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। इकोनॉमिक वर्ड जो था वो एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया था, ओइकोनोमिया से आया था, एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से इकोनॉमिक्स डिराइव्ड हुआ। ओइकोनोमिया को अगर हम तोड़ें तो ये बनता है ओइकोस प्लस नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, नेमिन का मतलब होता है टू बी मैनेज्ड। तो मतलब हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करें? हाउस होल्ड तो सब लोग ही मैनेज करोगे। हाउस होल्ड कैसे? आप कहते हो सर हमको बिजनेस भी नहीं करना, हमको जॉब भी नहीं करनी, हाउस होल्ड को मैनेज तो करना है। तो हाउस होल्ड को मैनेज कैसे करनी, ये भी हमको कौन बताता है? इकोनॉमिक्स। कि कैसे एक हाउस होल्ड मैनेज करते हैं। आपकी सैलरी 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में आप कितनी सेविंग रखो, कितनी आप लोग एक्सपेंडिचर रखो, कितना आप लोग खर्चा करो, कौन सी चीज़, किस गुड्स का क्या ऑल्टरनेटिव यूजेज हैं, किस चीज़ को कब यूज़ किया जाए। अगर आप लोगों को इकोनॉमिक्स सही ढंग से समझ आ गई, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया,
तो मैं गारंटी शुदा कहता हूँ आप लोग एक अपने आप में इतने अच्छे मैनेजर बन जाओगे। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। डेली रूटीन लाइफ में हर काम को आप लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर सकोगे डेली रूटीन लाइफ में। तो इकोनॉमिक्स मेनली मैंने आप लोगों को एक इकोनॉमिक्स यार बताया, एक आप लोगों को मैंने इकोनॉमिक्स का एक एहसास करा, एक फीलिंग दी कि क्या होती है इकोनॉमिक्स। तो इसी तरह इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी डेफिनेशंस आई टाइम टू टाइम। तो अब हम बात करते हैं ये जो ओइकोस प्लस नोमिया नेमिन ओइकोनोमिया जो वर्ड था ये ग्रीक में चलता था। तो हाउस होल्ड टू बी मैनेज ये सबसे पहले आया था एरिस्टोटल की वजह से। अरस्तु जिसे कहते हैं, अरस्तु एक ग्रीस फिलोसोफर थे। अरस्तु एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करते हैं, इसकी स्टडी का कहलाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके बाद अब देखो सबसे बड़ी बात करते हैं। हम सबकी डिज़ायर, हम सबकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। हम सबकी इच्छाएं अनलिमिटेड है। हमारे पास कोई भी चीज़ आ जाए वो भी हमको कम लगती है। हम सोचते हैं इससे ऊपर भी जाना है। एक 300 रुपये महीने कमाने वाला सोचता है मैं 3000 महीने कमाऊँ। 3000 महीने कमाने वाला सोचता है मैं 30,000 महीने कमाऊँ। 30,000 महीने कमाने वाला सोचता है मैं 3 लाख रुपये महीने कमाऊँ। और 3 लाख रुपये कमाने वाला सोचता है 3 करोड़ कमाऊँ। और 3 करोड़ वाला ऊपर सोचता है, तो ऐसे चलता ही जाता है। इस चीज़ का कोई एंड नहीं है। तो बट मनी आज 300 रुपये वाला है, उसकी भी इच्छाएँ 3 करोड़ वाले के बराबर हो सकती हैं, बट रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज की कमी है। उसके पास मनी नहीं है कि वो उसके बराबर अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। और 3 करोड़ वाला भी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं है, वो भी क्या चाहता है, मैं इससे भी ऊपर का। मतलब ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इच्छाएं अनियमित, इच्छाओं की कोई अंत नहीं है, इच्छाएं अनंत है। तो मतलब और रिसोर्सेज स्केर्स हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है कि जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी उनका विनिमय और वितरण इस प्रकार से किया जाए कि वो सामने वालों को यानी ह्यूमन बींग्स को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में पहुंचा दे। उनको जो अधिकतम उनकी संतुष्टि है, अधिकतम स्तर की संतुष्टि तक उनको पहुंचा दे। यही हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और ये दुनिया का सबसे टफ काम है। आपकी इच्छाओं को एक लिमिटेड रिसोर्स से, आपकी अनलिमिटेड इच्छाओं को एक लिमिटेड रिसोर्स से संतुष्ट करना। अब आप सोच के देख लो, अगर ये चीज़ जिसको आ गई वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये चीज़ आप सोच के देखो। तो जब तक अरस्तु और ने इनकी डेफिनेशन दी थी, एरिस्टोटल और ने, तब तक क्या था, इकोनॉमिक्स एक फिलोसॉफी का पार्ट था, एक दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। ये अलग से एक कोई सब्जेक्ट नहीं था। इसके बाद अरस्तु के बाद और सारे काफ़ी सारे लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। तो उनकी बात करते हैं हम लोग, नॉर्मली ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इनके बाद अरस्तु के बाद आए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nation। मतलब इन्होंने कारण, उसके बारे में जानकारी जो नेशन की वेल्थ के कारण होते हैं, इसे पर्टिकुलरली नॉन एज, इसको जाना जाता है वेल्थ ऑफ नेशन बुक नाम से जाना जाता है इस बुक को। ये बुक इन्होंने प्रकाशित की थी 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। अब 1776 सन याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। सत्ते पे सत्ता, पे सत्ता, 777। अब 777 लिखोगे तो आप लोगों को पता है 7 7 2 और 1 + 6 भी 7, तो ऐसे याद रख लेना। आपको 777 बनाना है और आपको पता है 777 777 इतना पुराना तो है नहीं रूल, तो इसलिए आप लोग 1776 याद हो जाएगा। 1 + 6 = 7 एंड 7 + 7
तो यानी 1776 में इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज ए वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, यानी इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। अब धन का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, धन का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, इसमें स्टॉक भी आते हैं, इसमें और भी सारी चीज़ आती है, स्टॉक भी आते हैं, चेक किया, इसमें स्टॉक भी आते हैं, इसमें कैश भी आते हैं, और इसमें आप लोग जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदते हैं वो भी आते हैं। आप लोगों को खुद की एक वेल्थ आती है इसमें पूरी। तो इकोनॉमिक्स इज वेल्थ ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी धन का विज्ञान है। तो धन का विज्ञान इन्होंने कहा, तो इनको उस समय फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता था। अब इनको कहते हैं फादर ऑफ कैपिटलिस्ट थ्योरी, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट थ्योरी। इकोनॉमिक्स आगे भी 3 थ्योरीज में डिवाइड होगी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड नेक्स्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 चीज़ों में इकोनॉमी डिवाइड होगी, वो चीज़ें बात की बात है, बट इनको बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यहाँ से इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। इससे पहले इकोनॉमिक्स एक फिलोसॉफी का पार्ट था, एक दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। यहाँ से इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने 2 वर्ड यूज़ करे, 2 वर्ड ध्यान से सुनना। इन्होंने 2 वर्ड यूज़ किए, एक था फ्रेंच का वर्ड लेसेज फेयर। लेसेज फेयर, लेसेज फेयर का मतलब होता है नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी दखल अंदाजी नहीं। बिजनेस कर रहा है, करने दो, प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड करने दो उसको। गवर्नमेंट का बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। गवर्नमेंट नहीं कहेगी कि आपको इससे मैक्सिमम प्राइस नहीं करनी, वो जितनी प्राइस रखना चाहता है रखेगा। लेसेज फेयर, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो बिजनेसमैन है, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से मेरे गुड्स की प्राइस रखूंगा। सेकंड, इन्होंने एक वर्ड यूज किया, बहुत ही अच्छा और बहुत प्यारा वर्ड, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है, आप लोग बुरी तरह परेशानी में हो, लास्ट में आके क्या करते हो, अपने ऊपर वाले से, भगवान से आकर के हाथ जोड़ करते हो, भगवान अब तेरे हाथ में जो करे तो कर ले। तो इन्होंने कहा हमारा एक बिलीव है ना, जैसे एक अदृश्य ताकत है भगवान, ऐसे ही उनका भी बिलीव था कि एक अदृश्य ताकत है जो क्या करती है, मांग और आपूर्ति दोनों को जोड़ करके अपने आप ही जोड़ देती है और अपने आप वस्तु की मूल्य निर्धारित कर देती है। मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता है कि इस वस्तु की इतनी मांग, इतनी आपूर्ति है। मानो मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट हैं और उसकी मांग 1000 लोगों की है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट की चाहे जितनी प्राइस बढ़ा दूंगा। 2 प्रोडक्ट है, मांग 1000 लोग मांग कर रहे हैं उसकी, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। मेरे पास प्रोडक्ट 2 हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपनी इच्छा से उसकी प्राइस कर दूंगा। तो जो लेने वाले होंगे 2 वो ले जाएंगे, जिनके पास उतना सामर्थ्य होगा, जिनके पास उतनी कैपेबिलिटी होगी कि इतने रुपये खर्च सकते हैं, वो ले जाएंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली, बट इनकी क्रिटिसाइज क्यों होने लगी। अब देखो, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको लोग क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्रिटिसाइज जैसे हुई, लोगों ने कहा कि भाई तू तो सिर्फ धन की बात कर रहा है, वेलफेयर कहाँ है। उन्होंने कहा आप सिर्फ धन की बात कर रहे हो, इसमें समाज सेवा कहाँ है। आज एक एग्जांपल लेते हैं भारत की। भारत में क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। हिंदुस्तान के सिर्फ 1% लोगों के पास उतना धन है जितना पूरे हिंदुस्तान के पास। तो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हिंदुस्तान में। तो वहाँ पे अगर ऐसी कैपिटलिस्ट थ्योरी टोटली हम लोग इंप्लीमेंट कर दें तो क्या होगा, अमीर लोग तो खरीद सकते हैं, तो गरीबों के पास तो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे समाज सेवा की कहीं पे बात ही नहीं करी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ धन को ही सब कुछ माना कि धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक। तो इनकी ये बात कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज की, जिनमें सबसे नंबर 1 थे एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक लिखी 1890 1890 में। इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। नो नो, उसने कहा नो नो, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा नहीं नहीं। एल्फ्रेड मार्शल ने, सेकंड है एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में अपनी एक बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या कहा, अब 1890 की बात करते हैं। इन्होंने एडम स्मिथ का अगर नो 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 मतलब 2 बार नो, एक बार 1 + 8 नो, एक बार नो और ओ नो नो नो, ऐसे याद रख लेना। 1890 1 + 8 9 नो नो। तो एक नो के साथ ओ भी लगा दिया और लंबी, हम लोग कई बार है ना किसी को जानबूझ नो नो लास्ट में नो बोलते हैं ना, उसी तरह
नो तो एक बार बोल दिया ऐसा छोटा सा 1 प्लस नो, फिर अगला नो लंबा लेके उसमें साथ में ओ लगा दिया तो 1890। देखो क्या होता है, हमारा दिमाग है ना बहुत अलग चीज़ों पर चलता है। हमारा दिमाग सीधी चीज़ें याद ही नहीं रखता कभी। अब मेरे को है ना, आपको पता है मेरे को एक वर्ड बहुत मुश्किल लगता था, एसेसिनेशन। एसेसिनेशन जो मतलब राजद्रोह से लोगों की हत्या कर दी जाती है, जैसे राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, मेरे को याद नहीं होता। तो मैंने क्या याद करा, मैंने याद करा गधे यानी एस पे एस, एस एस उसका आई यानी मैं, उसका नेशन यानी देश। मैंने ऐसे याद किया था, एस एस ई नेशन, ऐसे याद कर लिया, मेरे को एसेसिनेशन याद हो गया था। तो हम लोग हमेशा ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे जिससे हम लोगों को याद होंगी। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स लेते हो तो मैं आप लोगों को गारंटी करता हूँ, हम लोग इकोनॉमिक्स सेंटेनन आपको इकोनॉमिक्स सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएगा, सेंटेनन आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर दिखाएगा इकोनॉमिक्स का कि रियलिटी में होता क्या। आप लोगों को जाकर के लोगों से बात करें, मैं सर्वे और कराऊंगा, हम लोग आगे की बातें सब कुछ अच्छे से चलेगा। तो सेंटेनन सिर्फ थ्योरी पर नहीं चलता, सेंटेनन का टैगलाइन है शिक्षा के साथ गुणों का विकास, और हम शिक्षा के साथ गुणों के विकास में चलते हैं और चलेंगे और चलते रहेंगे। यही हमारी यूएसपी है और इसको ना कोई चेंज कर सकता ना कोई कर पाएगा। तो हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिक हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक रहेंगे। जब तक बच्चे की कोई चीज़ पूरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हम नहीं हटते और नहीं हटेंगे। तो अब बात करते हैं, वापस आते हैं टॉपिक एल्फ्रेड मार्शल का, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने बुक लिखी। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इकोनॉमिक्स, कि इंसान के बिहेवियर की स्टडी, उनके वेलफेयर में हम काम कैसे कर सकते हैं, उनके वेलफेयर के लिए कौन सी चीज़ का एलोकेशन कैसे किया जाए, कहाँ पे किया जाए जिससे उनके लिए बेनिफिशियल। और ये बहुत हद तक सही भी थी डेफिनेशन। आज जो ये कोरोना टाइम पे भी गवर्नमेंट ने जो इन लोगों को जो फूड ग्रेन्स राशन और दिया था, ये सारा इसी पार्ट था। अमीरों के पास रुपये तो उनके टैक्सेस थे, उसका गवर्नमेंट टैक्सेस का यूटिलाइजेशन करके जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, फाइनेंशियल बैकवर्ड, उन लोगों की हेल्प करती है। तो इससे सब लोग अपना जीवन अच्छे से, सबका वेलफेयर भी होता है। ठीक है, इसने अच्छी बात करी, बट इन्होंने एक चीज़ गलत बोल दी। इन्होंने और एडम स्मिथ दोनों ने, पहली बात तो एक चीज़ गलत, दोनों ने मेटेरियलिस्टिक अप्रोच पे काम किया था कि टेंजेंशियल वस्तु है, ये सिर्फ गुड्स की बात करते, सर्विसेज की बात ये नहीं करते थे। सर्विसेज को हम छू के नहीं दे सकते, ये मेटेरियलिस्टिक अप्रोच थी इनकी सिर्फ, तो ये इनकी एक तो गलती थी। सेकंड थिंग, इन्होंने बात की वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अब एक बात तो यार, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी अगर है ना, तो मेरे को मेरे देश में एल्कोहल नहीं सेल करना चाहिए, मेरे को मेरे देश में टैबाकू नहीं सेल करना चाहिए, मेरे को मेरे देश में सिगरेट्स नहीं सेल करनी चाहिए, मेरे को मेरे देश में रक्षा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे, डिफेंस के नाम पे हथियारों का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। बट वो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, तो उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। एल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बात नहीं करी। आज एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे हथियार हटा देते हैं। हमने राफेल खरीदे, उनको वापस भेज देते हैं, भाई हमको नहीं लेना, हम लोग तो पूरा ऐसे ही रखेंगे, हम समाज सेवा काम करेंगे, तो भैया पड़ोसी नहीं जीने देते। तो आप लोगों के देश की सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप लोगों को उसके लिए ये चीज़ें लेनी पड़ती है। और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन ही कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जिनकी गवर्नमेंट चेतावनी के साथ, गवर्नमेंट क्या करी, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, उन्होंने चेतावनी लिख दी एल्कोहल के ऊपर कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इंजरियस टू हेल्थ। उन्होंने बता दिया कि भाई इंजरियस है हेल्थ के लिए, अब आगे पियो तो आपकी इच्छा, तो बैन नहीं करा उनको। इसलिए इनकी डेफिनेशन यहाँ पे फेल होगी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की बात करी। इसके बाद एक थर्ड डेफिनेशन लेकर के आए रॉबिन्स। इसके बाद इनके बाद इनकी भी क्रिटिसाइज हुई, तो एक थर्ड डेफिनेशन लेके आए। देखो एडम स्मिथ की सबसे पुरानी डेफिनेशन थी, उनको बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। एल्फ्रेड मार्शल की बाद में आई, उनको बोलते हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी। और सबसे मॉडर्न अप्रोच जो आई थी वो लायोनेल रॉबिन्स, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने कहा कि भैया हर इंसान की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, मान लिया, पर एक इच्छा, एक चीज़ सब लोगों में कॉमन होती है, वो होती है अनलिमिटेड डिजायर। हर इंसान की अनलिमिटेड डिजायर होती है, अनलिमिटेड डिजायर। इसको हम लोग एंड्स भी बोल सकते हैं, एंड्स। इन्होंने कहा डिजायर अनलिमिटेड है, बट स्कार्सिटी
ऑफ रिसोर्सेज स्कार्स हैं। तो इन्होंने कहा कि आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करो, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करो कि वो कैसे अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए, डिज़ायर्स का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए वो इन स्कैर्स रिसोर्सों को का ऑल्टरनेटिव यूजेज कैसे कर सकते हैं। अब एक बात बताता हूँ, एक बात सुनो। आपके पास एक लैंड है, आपके पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन का आप एग्रीकल्चर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, उस ज़मीन का आप इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, उस ज़मीन का आप रेजिडेंशियल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, उस ज़मीन के आप डिफरेंट यूजेस कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट। वहाँ पे आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, कौन सा आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, तो वो चीज़ आप उसी लैंड का यूज़ कर। लैंड वही है, रिसोर्सेज वही लिमिटेड है, बट उनके यूजेज ऑल्टरनेटिव है। उनमें से आपको बेस्ट ऑप्टिमम यूज करना है उसका, जिससे मिलेगा वो ऑल्टरनेटिव आप चूज कर लो। सेकेंड थिंग, एक एग्जांपल लेते हैं। घर पे आपके दूध है, सुबह का टाइम में तो दूध डायरेक्ट नहीं ले सकते, हम डायरेक्ट भी उसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, बट खाने के वक्त उसका दही भी जमा सकते हैं, दही के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पंजाब साइड चले जाएंगे तो पाजी लस्सी पी लो, लस्सी में भी यूज़ कर सकते हैं, छाछ में भी यूज़ करते हैं, तो उसके अलग अलग यूजेज है। तो एज पर द ऑप्टिमम उसके यूज़ करने के लिए, ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव यूजेज करते हैं। तो कौन सा ऑल्टरनेटिव यूजेज अच्छा है, यही ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स है, और इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी चली। इसके आज ज़्यादा समझ नहीं था, लास्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ। इनके बाद है पॉल रॉबिन्स, इनके बाद है पॉल सैमुअल्सन, इनके बाद है रॉबिन्स के बाद पॉल सैमुअल्सन। पॉल सैमुअल्सन, इन्होंने कहा कि रॉबिन्स ने बहुत अच्छा बोला, रॉबिन्स की सब बात सही थी, बट यार मैं भी तो मेरा कुछ करूँगा ना। रॉबिन्स की सारी बातें सही थी, बट रॉबिन्स ने गलती क्या करी, रॉबिन्स ने एक तो ये नहीं बताया, उसने सारी बातें प्रेजेंट की करी, उसने फ्यूचरिस्टिक की बात नहीं करी। और इंसान को हमेशा अपना भविष्य को सोच के चलना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, तभी जाके सक्सेस होता है। आप सिर्फ प्रेजेंट को जी लोगे ना, प्रेजेंट को जियो अच्छे से, बट फ्यूचर को भी सेव करते हुए जियो, तभी जाकर के आगे का प्रेजेंट भी आपका अच्छा होगा। वरना आज का प्रेजेंट अच्छा करके आप आगे का प्रेजेंट खराब कर लो, तो वो आपकी एक इंटेलिजेंसी नहीं है। तो इन्होंने कहा एक तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। सेकंड थिंग इन्होंने कहा, पॉल सैमुअल्सन ने, कि अगर सिर्फ और सिर्फ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ही प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने कहा सिर्फ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ही प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बना रहे हो, आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बना रहे हो, तो सिर्फ ऑल्टरनेटिव यूजेज स्कैर्स रिसोर्सेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है कि उसको ऑल्टरनेटिव यूजेज कर लो। आप एक मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करो। मैंने आप लोगों को स्टार्ट ही बताया था, 1930s में अमेरिका फेस कर रहा था ग्रेट डिप्रेशन, उसका मेन रीजन था एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने कहा प्रोडक्शन को भी हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये भी ध्यान रखो। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी, तो इनकी और रॉबिन्स की डेफिनेशन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना यार, कि हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी फील लेके पढ़ेंगे, प्यार करेंगे हम इकोनॉमिक्स के साथ। और इकोनॉमिक्स अगर आपको आ गई सही ढंग से, तो आप लोग 10 अगर इंटेलिजेंट लोगों के बीच में बैठे हो, वहाँ पे अपने व्यूज़ आप रखोगे, या आप सोशल मीडिया पर चलाते हो, वहाँ पे भी अपने व्यूज़ रखोगे किसी गवर्नमेंट की किसी भी कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर, या गवर्नमेंट की किसी नई कोई पॉलिसीज़ के ऊपर, तो लोग देखेंगे यार ये बंदा इतने अच्छे व्यू रखता है, इसको इतनी नॉलेज है, और आपके व्यू लिटरली सुनने लायक होंगे, लोग ध्यान देंगे उनके ऊपर। तो यार ये तो हर कोई आदमी चाहता है कि मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के लिए इकोनॉमिक्स को हम लोग फील्ड के साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपको वापस से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपनी अब जो ये थोड़ी दिमाग की बेड़ियाँ हैं ना, सेल्फ रिलायंट इंडिया से पहले सेल्फ रिलायंट माइंड करो, सेल्फ रिलायंट माइंड करो, इनसे थोड़ा खोलो और समझो कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सब्जेक्ट आपको सेंटेनन एक डिफरेंट पेडागोजी के साथ पढ़ाएगा विद द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक जो पॉसिबल है। हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे, आप लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट कीजिए और हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।